Hello dear students, welcome back to the journey of economics and today we're going to start with the remaining portion of your chapter number 6. इसके पहले हमने क्या देखा था लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स वेयर द इनपुट्स लाइक योर लेबर एंड कैपिटल जिसके कॉम्बिनेशंस हम यूज़ कर रहे थे डिफरेंट आउटपुट को मैन्युफैक्चर करने के लिए या फिर लेबर और कैपिटल की उतनी ही क्वांटिटी हमें यूज़ करनी है जिससे हम अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज कर सकें जिससे हम मैक्सिमम आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकें. So that will going to continue in this lecture also. So now we're going to start with the next part which is the optimal input combination for the maximization of output. इसके पहले हमने क्या देखा लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन जहाँ पे हमें लेबर और कैपिटल का क्वांटिटी को इतनी कम यूज़ करनी है जिससे हमारा मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस हो जाए या इतनी ही यूज़ करनी है जिससे हम एक पर्टिकुलर आउटपुट प्रोड्यूस कर सकें. सो what we have to do, we have to reduce the कॉस्ट एंड वी हैव टू इंक्रीज द आउटपुट. वो हमारा क्या था इंटेंशन था. तो यहाँ पे हमें क्या करना है ज़रा ध्यान देना ऑप्टिमल इनपुट कॉम्बिनेशन फॉर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट. अब यहाँ पे आउटपुट को हमें क्या करना है मैक्सिमाइज करना है. क्या करना है आउटपुट को मैक्सिमाइज करना है. आउटपुट जितना मैक्सिमाइज हो सके उतना हमें क्या करना है उसको मैक्सिमाइज करना है बाय यूजिंग द वेरियस मेथड. नाउ टू थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड एज ऑफ नाउ. पिछले कुछ हमने चैप्टर्स जो डिस्कस करी है उसमें हमने कॉस्ट और आउटपुट को लेकर काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं. ये चैप्टर नंबर 6 में भी जो प्रीवियस वीडियोस थे उसके अंदर हमने देयर आर द टू थिंग्स जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े हुए हैं वो है आपका आइसो कॉन्ट और एक है आपका आइसो कॉस्ट. एक होता है आइसो कॉन्ट और एक होता है आइसो कॉस्ट. आइसो कॉस्ट आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बताता है कि ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन या फिर ये पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी में आप कितने लेबर और कितने कैपिटल को परचेज कर सकते हो. दैट इज़ द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेबर एंड कैपिटल विच वी कैन बेयर विच वी कैन परचेज जो हम क्या कर सकते हैं परचेज कर सकते हैं. और आइसो कॉस्ट इज नथिंग बट द कॉस्ट एंड आइसो कॉन्ट मीन्स व्हाट क्वांटिटी कि कितने क्वांटिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं एक लेबर और कैपिटल के कॉम्बिनेशन से. तो कॉस्ट और क्वांटिटी दोनों को जब हम एक साथ में लेते हैं देन वी आर गेटिंग द आवर फाइनल आउटपुट एट अ लोवेस्ट कॉस्ट और डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन जो भी हमारा कॉस्ट होगा जो भी जैसा भी हमारा आउटपुट होगा दैट थिंग. सो ओवर हियर द इक्विलिब्रियम कंडीशंस ऑफ अ फर्म्स आर द सेम एज अबव. दैट इज द आइसो cost line should be tangent to the highest possible isocont and the isocont must be convex. It means what? ये कुछ इस तरह से होना चाहिए कि ये होता है हमारा क्या isocont. ये देख रहे हो ये IQ. ये IQ क्या है ये IQ क्लास हमारे isoconts है. ये IQ हमारे isocont है जो हमें क्वांटिटी बताते हैं. ठीक इसी तरह एक होता है दैट इज ए एंड बी. अब यहाँ पे ए बी क्या है आपका ए और बी है आपका आइसो कॉस्ट लाइन. ज़रा ध्यान देना ए और बी क्या है आपका आइसो कॉस्ट लाइन. अब आइसो कॉन्ट और आइसो कॉस्ट के कॉम्बिनेशन से हम कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं आउटपुट को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं वो चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं. तो ज़रा ध्यान देना जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो वी आर टेकिंग द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ आइसो कॉस्ट. जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो इट विल बी ए बी फिर ले लो यहाँ पे यू कैन टेक एज अ A1 और ये हो गया आपका B1 आइसो कॉस्ट. नाउ आइसोकॉन्ट एंड दिस इज़ व्हाट आइसो कॉस्ट. ज़रा ध्यान देना ये हमने पिछले लेक्चर में किया था. कुछ छोटा शॉर्ट रिवीजन करेंगे एंड देन विल गो फॉर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट. तो यहाँ पे हमने क्या देखा था मिनिमाइजेशन ऑफ अ कॉस्ट. देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो सेम क्वांटिटी हम प्रोड्यूस करें देयर आर द 3 पॉइंट. यहाँ पे ये जो आइसो कॉन्ट है ये आइसो कॉस्ट को 3 जगह पे क्या कर रही है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है. तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है लेट्स से दिस इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर P Q और R है. ये P Q R ये 3 क्या है हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं. अब ज़रा ध्यान देना आइसो कॉन्ट एंड आइसो कॉस्ट दो चीज़ें दोनों को कॉम्बिनेशन करेंगे तो हम फाइनली अपना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं एट अ स्पेसिफिक एट अ सर्टन कॉस्ट. तो यहाँ पे हमें मिनिमाइजेशन ऑफ अ कॉस्ट करना है. तो सेम क्वांटिटी लेट्स से हम यहाँ पे 100 क्वांटिटी क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक आइसो कॉस्ट ए बी है एक A1 और B1 है. तो ए बी कॉस्ट जो है ए बी आइसो कॉस्ट पे लेट्स से 1000 रुपये हमारा खर्च हो रहा है 1000 रुपीज़ वी आर स्पेंडिंग. द ए बी कॉस्ट जो आइसो कॉस्ट लाइन है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग 1000 रुपीज़ का कॉस्ट और
A1 और B1 आपका लेट से ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको 1500 रुपये का कॉस्ट, 1500। ए बी आइसो कॉस्ट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 का बजट, एंड A1 और B1 आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कितना, हाउ मच इट इज रिप्रेजेंटिंग, ऑब्वियसली ऑफ 1500। तो सेम क्वांटिटी अगर हम P और R पे प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे हमें कितना खर्चा आएगा, यहाँ पे खर्चा आएगा 1500 का। अगर Q पे करते हैं, देखो Q इंटरसेक्ट कर रहा है, ये आइसोकॉन्ट Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, A1 B1 पे नहीं, AB पे। तो ये AB आइसो कॉस्ट लाइन जो है वो मिनिमम कॉस्ट रिप्रेजेंट करता है। जितना पॉइंट ऑफ ओरिजिन के करीब होगा, जितना पॉइंट ऑफ ओरिजिन के आइसो कॉस्ट करीब होगा, उतना ही कॉस्ट क्या होगा, मिनिमम होगा, उतनी ही कम कॉस्ट होगी। और जितना टूवर्ड्स दिस साइड होगा, इफ़ इट इज़ गोइंग टू दिस साइड, जैसे जैसे यहाँ पे चले जाएगा, राइट साइड में शिफ्ट होगा, कॉस्ट बढ़ेगा, जैसे जैसे यहाँ पे आएगा कॉस्ट कम होगा। तो एज़ कम्पेयर टू द पी एन आर, अगर हम क्यू पे प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 1000। यहाँ पे हमारा कॉस्ट कितना आएगा, सिर्फ 1000 आएगा। इट मीन्स व्हाट, कि मिनिमाइजेशन ऑफ अ कॉस्ट यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है, तो मिनिमाइजेशन ऑफ अ कॉस्ट देखो यहाँ पे क्वांटिटी क्यू का एट अ पॉइंट क्यू पे जब 100 यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 1000 ही हमें क्या करना है, यहाँ पे देना है, ना ही कि 1500। सिंपल सी चीज़ें हैं। आई क्यू ऑल्सो कॉस्ट P Q R, 3 pointers are there, 3 pointers are there, and at this particular 3 pointers you can see 100 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन P और R पे कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है और Q पे कॉस्ट कम है। तो मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट के लिए हम कहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, क्वांटिटी Q पे विल गोइंग टू, इंटरसेक्शन पॉइंट Q पे विल गोइंग टू प्रोड्यूस द, एंड जितने भी लेबर्स होंगे या जितनी भी क्वांटिटी और कॉस्ट ऑफ अ कैपिटल होगा, पॉइंट क्यू पे हम उसको बेयर करें। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द आइसो कॉस्ट एंड आइसो कॉन्ट को यूज़ करके हमने क्या किया, कॉस्ट को मिनिमाइज़ किया, जो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। अब ज़रा ध्यान देना, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा मैक्सिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। देखो मैक्सिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट जो है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट। अब मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट, देखो जब हम बात करते हैं कॉस्ट की, तो कैसे, हाउ यू विल गोइंग टू ड्रॉ द दिस डायग्राम इन द एग्जाम, एग्जाम में कैसे ड्रॉ करोगे, कैसे समझने की कोशिश करोगे कि मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट है। जब हमें मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट की बात होगी तो आइसो कॉस्ट 2-3 बनेंगे, विल गोइंग टू ड्रॉ द 2 और 3 आइसो कॉस्ट। जब मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट की बात होगी तो वी विल गोइंग टू ड्रॉ व्हाट, आइसो कॉन्ट। जब कॉस्ट की बात होगी तो आइसो कॉन्ट, जब कॉस्ट की बात होगी तो आइसो कॉस्ट, एंड जब आपकी क्वांटिटी की बात होगी तो आइसो कॉन्ट्स। तो अभी यहाँ पे कैसे ड्रॉ करेंगे, हाउ विल गो टू मैक्सिमाइज द आउटपुट। जरा ध्यान देना, आउटपुट को कैसे मैक्सिमाइज किया जाएगा। सिंपल सी बात है, एक हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेट्स से दिस इज ए और बी एक आइसो कॉस्ट है, ए और बी आपका आइसो कॉस्ट है। सिंपल सी बात है, ये हो गया आपका आई क्यू जिसपे हम 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हो गया आपका दूसरा आई क्यू जिस पे हम 200 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ज़रा ध्यान देना, एक हो गया आपका आई क्यू, एक हो गया आई क्यू 1। आई क्यू पे हम 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और आई क्यू 1 पे हम लोग 200, वी आर प्रोड्यूसिंग हाउ मच, 200 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड एट दिस स्टेज लेट्स गिव द नेम, यहाँ पे देते हैं, ये समझ लो एस हो गया, ये हो गया आपका टी और ये हो गया आपका ई। तो ज़रा ध्यान देना, यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट की बात की, तब हमने क्या किया, मोर देन वन आइसो कॉन्ट ड्रॉ किए। ये जो कॉन्वेक्स कर्व देख रहे हो, ये क्वांटिटी दर्शाता है, ये क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है। तो हमने क्या किया है, मोर देन वन आइसो कॉन्ट हमने ड्रॉ किया, क्योंकि यहाँ पे बात आउटपुट की हो रही है। तो यहाँ पे सेम आइसो कॉस्ट पे, सेम खर्चे पे, लेट्स से ए बी क्या है अपना, ए बी हमारा हो गया आपका आइसो कॉस्ट, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्पेसिफिक बजट, कि उस पर्टिकुलर बजट में हमें इतनी क्वांटिटी ऑफ लेबर और इतनी कैपिटल हम परचेज कर सकते हैं। सो दैट इट, नाउ लेट्स से ए बी इज रिप्रेजेंटिंग, सो एट दैट ए बी लेट्स से आवर कॉस्ट इज हाउ मच, 1000। अज्यूम करते हैं ए बी जो आइसो कॉस्ट लाइन है, ए बी जो हमारी आइसो कॉस्ट लाइन है, वो आइसो कॉस्ट पे खर्चा कितना है, 1000 का। अब 1000 रुपीज़ में आइदर वी कैन प्रोड्यूस द 200 यूनिट्स
और वी कैन प्रोड्यूस द 100 यूनिट्स। तो अगर कर्व को अगर ध्यान से देखोगे तो सेम ए बी कॉस्ट पे, ए बी आइसो कॉस्ट लाइन पे 3 इंटरसेक्शंस आ रही हैं। पहला आपका एस, दूसरा आपका टी और तीसरा आपका ई। यहाँ पे भी 3 इंटरसेक्शंस आ रही हैं, एस, टी और ई। तो कहाँ पे हमें प्रोड्यूस करना चाहिए? बात हमारी हो रही है यहाँ पे आउटपुट को हमको मैक्सिमाइज करना है, मतलब आउटपुट बढ़ाना है। आउटपुट का मतलब होता है क्वांटिटी, नंबर ऑफ यूनिट्स को हमें क्या करना है? बढ़ाना है। तो यहाँ पे कहाँ पे हम प्रोड्यूस करेंगे? एस, टी या ई पे। तो अगर जब बात करते हैं हम एस पे, तो अगर ये आइसोकॉन्ट देखोगे, नियर बाय आइसोकॉन्ट आई क्यू पे हम सिर्फ 100 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब अगर ये आइसोकॉस्ट, अगर आई क्यू वन जो आई क्यू है हमारी जिस पे 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो आई क्यू आइसोकॉन्ट कब देखोगे तो इंटरसेक्ट हो रहा है ए बी को एस और टी पे। मतलब एस और टी पे आप 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो एट अ सेम कॉस्ट ऑफ 1000। 1000 रुपये का जो आइसो कॉस्ट है 1000 के बजट पे एस और टी पे आप 100 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर रहे हो, क्योंकि ये जो आइसोकॉन्ट है, दिस आइसोकॉन्ट इज रिप्रेजेंटिंग द 100 यूनिट्स। बट इफ यू आर गोइंग टू सी डिफरेंट, थोड़ा ऊपर के आइसोकॉन्ट कर्व को देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ई जो इंटरसेक्शन है आइसोकॉन्ट 1 और ए बी आइसोकॉस्ट पे, तो ये इंटरसेक्शन पे हम ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं क्लास। एट अ पॉइंट ई हम कितने 200 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और पॉइंट एस पे 100 यूनिट्स और पॉइंट टी पे 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं। नाउ इट मीन्स व्हाट? इट रिप्रेजेंट्स कि जब भी हमें क्वांटिटी को इंक्रीज करना है तो हमें क्या टुवर्ड्स राइट वाले जो भी आइसोकॉन्ट होगा नियर बाय, जो इंटरसेक्शन होगा, उसे हमें क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट करना पड़ेगा। और जब हम कॉस्ट की बात करेंगे तो मिनिमम आइसो कॉस्ट लाइन हम सिलेक्ट करेंगे। कॉस्ट की बात होती है तो मिनिमम आइसो कॉस्ट लाइन, और क्वांटिटी की जब बात होगी तो जो इंटरसेक्शन है दैट इंटरसेक्शन मैक्सिमम आइसोकॉन्ट जो होगा उसका जो इंटरसेक्शन होगा मिनिमम आइसोकॉस्ट पे, दैट विल गोइंग टू सिलेक्ट। तो यहाँ पे एस और टी पे हम कर सकते हैं, लेकिन 100 यूनिट्स ही प्रोड्यूस होंगे 1000 में। लेकिन एट अ पॉइंट ई हम 200 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय व्हाट? बाय स्पेंडिंग दैट 1000 इटसेल्फ। वही 1000 में हम 200 यूनिट्स भी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो हमारा इंटेंशन क्या है? हमारा एम है मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट का, जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट ऑफ द सेम। देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है कि द फर्म्स कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स इज गिवन बाय द आइसो कॉस्ट लाइन ए बी जो हमने लिया हुआ है। द मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट दैट द फर्म कैन प्रोड्यूस इज Q2 बिकॉज द पॉइंट ई लाइज ऑन द आइसोकॉन्ट आइसोकॉन्ट Q2 विच इज़ नथिंग बट द रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी 2। हमारे एग्जांपल में हमने OQ1 OQ2 दिस वी हैव नॉट सीन। हमने क्या लिया है? 100 और 200 स्पेसिफिक नंबर्स लेके हमने एग्जांपल को समझने की कोशिश की है कि एक 1000 रुपीज़ का अगर बजट है, अगर आइसो कॉस्ट ए बी हम रिप्रेजेंट, इफ इट इज़ रिप्रेजेंटिंग की 1000 रुपीज़ का बजट एंड OQ2 represents what? 200 quantity. So at this stage if you're going to see what is the explanation, the point E is the equilibrium point because at this point the isocost line AB is tangent to the isocont Q2 and point above E that is on isocont Q3 indicates the higher level of output which are desirable but not attainable due to the cost constraint. अगर यहाँ पे बात की, हम अपने एग्जाम्पल की बात करते हैं, इफ़ यू गोइंग टू टॉक अबाउट आर एग्जाम्पल, तो लेट्स से यहाँ पे एक और क्वांटिटी हम यहाँ पे ले लेते हैं. Now let's take a one more isocont. This is E. Let's say this is IQ2. This is IQ1 जो 200 यूनिट्स रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 300 यूनिट्स. तो यहाँ पे जब बात करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे तो हम S, T और E ये तीन इंटरसेक्शंस हमारे ए बी आइसोकॉस्ट लाइन पे आ रहा है. तो उसके अलावा अगर हम हायर लेवल पे जाते हैं, हायर लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, अगर हमें 200 की जगह पे 300 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है तो यहाँ पे हम नहीं कर पाएंगे. क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमें इंटरसेक्शंस को कंसिडर करना है और यहाँ पे IQ2 जो 300 यूनिट्स का आइसोकॉन्ट है, यहाँ कहीं पे भी ये किसी भी वे में ए बी आइसोकॉस्ट लाइन को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है. तो कहीं पे भी आप देख रहे हो इंटरसेक्शन है? नहीं है. इस पे इंटरसेक्शन है, हाँ यहाँ पे. इस पे इंटरसेक्शन है, हाँ यहाँ पे. एक
दो दो इंटरसेक्शंस है, तो जो इंटरसेक्शंस होंगे वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करने रहते हैं जो कि हायर लेवल 300 पे नहीं है। तो विच वन इज द मोस्ट हायर, विच वन मोस्ट हाईएस्ट वन, द मोस्ट हाईएस्ट वन इज नथिंग बट द पॉइंट ई विच वी विल गोइंग टू सिलेक्ट ओवर हियर। सेम सिचुएशन, सेम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द पॉइंट अबव ई दैट इज द आइसोकॉन्ट Q3 इंडिकेट्स द हायर लेवल, जो हम लोग अटेन नहीं कर पाएंगे। इट इज डिजायरेबल लेकिन अटेनेबल नहीं है ड्यू टू द कॉस्ट कंस्टेंट, एंड हैंस द OQ2 हैज द Q2 is the maximum output possible for the given cost. The optimal combinations of a factor OK1 and the OL1, and at this point S and T on the isocont OQ1, the producer would spend all the resources but the produce less quantity as these points are on the lower isocont Q1. Besides, at this point equilibrium conditions are not fulfilled. अब जो OQ1 एंड OL1 है वो क्वांटिटीज़ में हमने क्या करना है, हम ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो जो क्वांटिटी ऑफ लेबर और क्वांटिटी ऑफ कैपिटल के जो कॉम्बिनेशन यूज़ करके हम मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि Q2 आइसोकॉन्ट पे है। लेकिन एज पर दिस एग्जांपल, अगर हमने बाई चांस अगर S और T आइसोकॉन्ट जो कि आइसोकॉन्ट Q1 पे है उस पर हमने प्रोड्यूस करना चाहा, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लोअर आइसोकॉन्ट पे प्रोड्यूस किया तो हमें मैक्सिमम आउटपुट नहीं मिलेगा और वी विल नॉट बी एबल टू एफिशिएंटली यूटिलाइज द लेबर एंड कैपिटल अगर हमने लोअर आइसोकॉन्ट पे प्रोड्यूस किया तो लोअर आइसोकॉन्ट पे प्रोड्यूस नहीं करना है, हमें मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करना है, जिसके लिए हम विल गोइंग टू सिलेक्ट द हायर आइसोकॉन्ट। बिसाइड दिस, the above analysis shows that the optimal combinations of input needed for a firm to minimize the cost producing a given level of output or to maximize the output for a given cost outlay at the tangency point of a isocont and isocost. जब हम बात करते हैं या तो आप कॉस्ट की बात करो या फिर आप क्वांटिटी की बात करो, दोनों केसेस में आपको टेंजेंसी को, इंटरसेक्शंस को क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सो जो टेंजेंसी होता है, जो इंटरसेक्शन होता है किसका, आइसोकॉन्ट का और आइसोकॉस्ट का, उसे हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। भले ही आप ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन इनपुट नीडेड फॉर व्हाट, फॉर मिनिमाइजिंग द कॉस्ट हो या फिर आपका मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट हो, दोनों केसेस में यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। नाउ एक्सपांशन पाथ इज़ व्हाट, जो हमारा टेंजेंसी पॉइंट्स होते हैं, जब ऑल द टेंजेंसी पॉइंट्स को हम एक पर्टिकुलर लाइन पे कवर करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ नथिंग बट द स्केल, तो वो होता है आपका एक्सपांशन पाथ। एक्सपांशन पाथ इज नथिंग बट द इट इज़ अ वन पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन विच विल गोइंग टू कवर द ऑल द टेंजेंसी पॉइंट ऑन द आइसोकॉन्ट्स एंड द आइसोकॉस्ट। तो जो टेंजेंसी पॉइंट्स को हम लोग एक लाइन पे कवर करके वी वांटेड टू क्लियर द पिक्चर कि हाँ कौन से कॉम्बिनेशंस में कौन सी आउटपुट प्रोड्यूस करनी है, सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग इट इज़। सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ स्पेसिफिकली कि कौन से लेवल पे कितना हमें कहाँ पे प्रोड्यूस करना चाहिए जिससे हम एफिशिएंटली आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय एफिशिएंटली यूटिलाइजिंग द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ अ इनपुट विदाउट वेस्टिंग द सेम, विदाउट वेस्टिंग द रिसोर्सेज। तो हर एक लेवल पे क्या होता है, हर एक लेवल पे एक एफिशिएंसी पॉइंट होता है, एक टेंजेंसी होता है, और वो टेंजेंसी को जब हम कवर करते हैं हर एक लेवल पे, तो दैट इज़ नोन एज व्हाट, एक्सपांशन पाथ। नाउ एक्सपांशन पाथ का यूज़ कहाँ पे होता है, एक्सपांशन पाथ हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, जब हमें लोअर और हायर क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी हो। मान लो किसी दिन ऑर्डर आ गया, एज अ फर्म आई एम द ओनर, सो आई गॉट अ ऑर्डर ऑफ 100 और 200 यूनिट्स और 10,000 यूनिट्स, जो भी मेरे पास ऑर्डर्स आएंगे, सो अकॉर्डिंगली आई विल गोइंग टू सी माई एक्सपांशन पाथ ओनली, कि अगर 10,000 यूनिट्स अगर मुझे प्रोड्यूस करनी है तो कितनी क्वांटिटी ऑफ लेबर और कितनी क्वांटिटी ऑफ कैपिटल, कौन से बजट में कहाँ से हमें परचेज करनी चाहिए, कहाँ से हमें उसे यूटिलाइज करना चाहिए। सो दोज थिंग्स आर देयर इन द एक्सपांशन पाथ। नाउ ये कहाँ से कितनी क्वांटिटी ऑफ कैपिटल और कितनी क्वांटिटी ऑफ लेबर हमें परचेज करना चाहिए, कितना बजट हो सकता है, कितना मिनिमम कॉस्ट होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है उसका, दिस थिंग्स विल गोइंग टू टेल दी वन पर्टिकुलर पॉइंट विच इज़ नोन एज टेंजेंसी पॉइंट। जो टेंजेंसी पॉइंट्स होते हैं ना, दिस टेंजेंसी पॉइंट्स विल गोइंग टू टेल यू अबाउट द कॉस्ट, quantity and the combination of a labor and capital. So expansion path is that particular topic. This is one of the important topic of this particular chapter. In this section we try to study about the firm, how the firm given the factor prices will change the factor combination as it expands its output in the long run. हो सकता है कि हमने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करें, इन फ्यूचर हमारा डिमांड हो 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करें, 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करें और 1 लाख, और डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन द क्वांटिटीज विल गोइंग टू इंक्रीज डे बाय डे।
or it might be possible due to the recession or any economic situation. Sometime if हम लोग प्रोड्यूस करें, आज समझ लो हमारा 500 यूनिट्स का डिमांड है, 200 हो गया, 300 हो गया, इंक्रीज़ होने की जगह थोड़ा स्लाइट एक शॉर्ट टाइम के लिए डिक्रीज़ हो गया, तो वो सिचुएशंस में भी एक्सपांशन पैथ विल गोइंग टू हेल्प अस. नाउ दिस इज एक्सप्लेन्ड इन द फिगर 6.16 विच वी विल गोइंग टू ड्रॉ ना. जब हम बात करते हैं क्लास एक्सपांशन पाथ की, this is what IQ, this is IQ1 and this is IQ2. यहाँ पे 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे 200 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे 300 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है. और ये क्या है आपके, ये आपके मिनिमम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है जहाँ पे एफिशिएंटली हम क्या कर रहे हैं, अपने कॉस्ट को कम करके आउटपुट को मैक्सिमाइज कर रहे हैं. दिस इज वो मिनिमम पॉइंट्स. अब यही मिनिमम पॉइंट्स को इफ आई विल गोइंग टू ट्राई टू कवर अप विद द वन पर्टिकुलर line, this is known as what, this will be known as your expansion path or expansion line, or you can say this will be known as क्या आपका, it is known as scale. ये आपका क्या होगा, scale होगा. तो this is what, let's say this is E1, ये आपका E2 और ये आपका क्या हो गया E3. You can see the same diagram, सेम डायग्राम आप देख सकते हैं, टेक्स्ट बुक में है. ओवर देयर द सेम थिंग, IQ आइसोकॉन्ट्स आर देयर एंड दिस इज आइसो कॉस्ट. सो लेट्स से इट इज़ A, B, फिर ये हो गया आपका A1, ये हो गया आपका B1, ये हो गया आपका A2, ये हो गया आपका B2. A1, B1, A2, B2, ये क्या हो गया आपके, दिस आर द लाइन्स. फिर इसमें क्या करना है और क्या करना चाहिए हमें, तो ये जो इंटरसेक्शंस है, टेंजेंसी पॉइंट है E1, E2, E3, ये एक सेम पाथ में, इट इज़ इन द स्ट्रेट लाइन. हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि एक फिक्स कॉम्बिनेशन हम लेबर और कैपिटल का यूज़ कर रहे हैं. इसके वजह से आप देखोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनी है. सम टाइम इट विल गो लाइक दिस, सम टाइम इट विल गो लाइक दिस. और समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एक्सप्लेनेशन. Now what the explanation is given, the isocost lines A1, B1, A2, B2 and A3, B3 are drawn parallel to each other because the relative factor prices are assumed to be constant. अब एक each other why, because हमने assume किया है कि यहाँ पे factor prices क्या है, constant है, इसीलिए हमने simultaneously A1, B1, A2, B2 and A3, B3 हमने isocost draw किए हुए हैं. If the firm wishes to produce the level of output denoted by the isocont Q1, it will choose the least factor combination at a point E. जब हम बात करते हैं फर्स्ट आउटपुट की, व्हेन विल टॉक अबाउट द आइसोकॉन्ट जिस पे हम 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखोगे एक और चीज़ हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि आइसोकॉन्ट 1 जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका मिनिमम पॉइंट क्या है, आपका पॉइंट E. नाउ दिस आइसोकॉन्ट आपको यहाँ पे भी ये पर्टिकुलर 2 पॉइंट्स पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है. ये 1, 2, 3, 4, ये 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन है आइसोकॉन्ट Q1 का, IQ 100 यूनिट्स का. लेकिन ये जो IQ जिस पे हम 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हमें 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है बाय मिनिमाइजिंग द कॉस्ट. 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा है, एग्री, लेकिन कॉस्ट कहाँ पे मिनिमाइज हो रहा है, तो ये दोनों पॉइंट पे या फिर ये दोनों पॉइंट पे कॉस्ट मिनिमाइज नहीं हो रहा है. कॉस्ट कहाँ पे मिनिमाइज हो रहा है, ये पॉइंट पे. ठीक ऐसे ही जब हम 200 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 200 यूनिट्स का इंटरसेक्शंस आप देखोगे तो एक इंटरसेक्शन ये है, दूसरा इंटरसेक्शन ये है, तीसरा इंटरसेक्शन ये है. अब ये 3 इंटरसेक्शंस में से हम कौन सा इंटरसेक्शन पर हमने सिलेक्ट किया, हमने सिलेक्ट किया ये इंटरसेक्शन. क्यों, क्योंकि ये दोनों पॉइंट जो है वो हायर कॉस्ट पे है और ये पॉइंट का इंटरसेक्शन कहाँ पे, लोअर कॉस्ट पे है. ये इंटरसेक्शन कहाँ पे मिला, लोअर आइसो कॉस्ट पे. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सेम क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है बट मिनिमाइजेशन ऑफ अ कॉस्ट के साथ. सो दैट्स वाई हमने क्या किया, यहाँ पे E2 सिलेक्ट किया. इन द सिमिलर मैनर दिस E3. ये सब चीज़ों का हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है इन द एक्सपांशन पाथ. Now it should be noted that the points E1, E2 and E3
the marginal rate of a technical substitution of a labor for the capital is equal to the ratio of factor prices. यहाँ पे हमने कभी क्या किया है, हमने अज्यूम किया कि जो हमारा marginal rate of technical substitution होता है it is equals to what your proportion, that is factor prices, it is equals to what your factor prices. And if we join the minimum cost factor combination E1, E2 and E3, we get the line of OE and it is also called the expansion path or the scale line. इसे हम क्या बोलते हैं, expansion path या फिर scale line. And the expansion path is defined as, now how this expansion path is defined as, it is a locus of the point of a tangency between the isoconst and the isocost line, and it shows how the firm given the factor prices will change the amount of two factors when it increases the scale of a production. अब स्केल ऑफ प्रोडक्शन जब हमारा इंक्रीज होता है तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइजेस के या काउंटर क्वांटिटीज़ के इनपुट्स के वो कैसे ये शो करता है, दैट इज़ नथिंग बट एक्सपांशन पाथ. हर एक लेवल पे चाहे वो 100 हो, 200 हो या 300 हो और इट मे बी एनीथिंग एल्स, जो लोएस्ट एफिशिएंट टेंजेंसी पॉइंट होगा दैट वी विल गोइंग टू सिलेक्ट इन अ वन पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन. हर एक लेवल पे एक पॉइंट हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है, दैट विल गोइंग टू रिप्रेजेंट द एक्सपांशन पाथ. हर एक लेवल पे जो एफिशिएंट होगा वो एफिशिएंसी को हमें क्या करना है, यहाँ पे लेके चलना है. और ये एफिशिएंसी को कौन लेके चलता है, एक स्ट्रेट लाइन, दैट इज़ नथिंग बट द एक्सपांशन पाथ. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज स्केल लाइन, जिस पे सिर्फ और सिर्फ हर एक लेवल के एफिशिएंट पॉइंट्स को हम यहाँ पे कवर अप करेंगे, जिसपे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं आउटपुट इन फ्यूचर ऑल्सो. Then after, since the expansion path represents the least cost combination of factors for the different level of output, it shows the cheapest way of producing the each level of output given the relative factor prices, and the rational entrepreneur will choose to produce at some point on the scale line when both the factors are variable in long run. जब वेरिएबल दोनों फैक्टर्स अगर वेरिएबल हो गए लॉन्ग रन में, देन विल गोइंग टू चूज टू प्रोड्यूस द सम पॉइंट ऑन द स्केल लाइन. सो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली योर एक्सपांशन पाथ इज़, कि लॉन्ग रन में क्या होगा, लॉन्ग रन में हम किसी भी पॉइंट पे स्केल लाइन के कहीं पे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. लॉन्ग रन में व्हाट विल गोइंग टू डू, सिंपली इन द लॉन्ग रन ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल, सो वी कैन प्रोड्यूस एट एनी पॉइंट एट E1, E2, E3. विल जस्ट गोइंग टू प्रोड्यूस ऑन दिस स्केल लाइन ओनली. ना ही यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, ना ही यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, ना ही यहाँ पे, ना ही यहाँ पे, ना ही यहाँ पे और ना ही यहाँ पे. सो वेयर विल गोइंग टू प्रोड्यूस, we'll going to produce at this scale line in the long run. तो ये क्या है, this is what your expansion path, and this is how what we have done, we have completed the expansion path. Thus on every isocont map there will be the different scale lines for the different relative prices of the factors. सो हर एक आइसोकॉन्ट पे डिफरेंट स्केल लाइंस हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट सिचुएशन. यहाँ पे हमने फैक्टर प्राइजेस को कांस्टेंट माना, हो सकता है एक पॉइंट यहाँ पे आए तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे आए, तीसरा पॉइंट यहाँ पे आए. सो टुडे व्हाट ऑल ऑफ यू विल गोइंग टू डू, यू विल गोइंग टू रिवाइज द प्रीवियस सेशंस. ये पर्टिकुलर चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हर एक कंटेंट, हर एक टॉपिक आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे, रीड करोगे एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि ये कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इनके एप्लीकेशंस कहाँ पे हो रहे हैं, वो विच आर दोज कंपनीज हु आर एक्चुअली अप्लाइंग दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. तो उसे जस्ट फाइंड आउट करना एंड जस्ट comment, just give your message on the comment section, and then we're going to discuss those things in the next lecture. Thank you.